वेलकम फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। थायराइड हार्मोन सिंथेसिस से देखने से पहले कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे एपिकल साइड, बेसोलेटरल साइड, एनआईएस, पेंड्रीन और टीएसएच से सबसे पहले जो स्टार्टिंग होगी वो टीएसएच इनिशिएशन करेगा और कहाँ जुड़ेगा। अगर ये बात समझ में आ गई तो थायराइड हार्मोन सिंथेसिस बहुत ईजी रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं एपिकल साइड क्या है। एपिकल साइड होती है वो ल्यूमन साइड होती है और बेसोलेटरल साइड है वो ब्लड वाली साइड होती है। जैसे ये थायराइड फॉलिकल शो किया गया है, यहाँ भी थायराइड फॉलिकल है, यहाँ पर ये थायराइड सेल्स है, यहाँ ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स के पास यहाँ पर जो साइड है वो है बेसोलेटरल साइड, ये साइड है वो एपिकल साइड है। यहाँ पर जूम करके ये 3 सेल दिखाई गई है, ये 3 सेल्स है, जूम करके दिखाई गई है। यहाँ पर जो ये ब्लड वेसल्स है, ये जो साइड है सेल्स की, ये बेसोलेटरल साइड है। एनआईएस है, सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर, ये बेसोलेटरल साइड पर हो गया। ये जो साइड है सेल्स की, ये एपिकल साइड है, यहाँ पर ये ल्यूमन भरा रहता है। ये ल्यूमन वाली साइड, ये जो एरिया है ये है, ये एरिया है। यहाँ पर फिर इसका मीन्स ये क्या है, ये एपिकल साइड है। फिर ये ब्लड वाली साइड जो साइड है वो बेसोलेटरल साइड है। इसका मीन्स ये हुआ कि ये एपिकल साइड है, ये बेसोलेटरल साइड है। ब्लड वेसल्स के पास वाली जो साइड है वो बेसोलेटरल साइड है, यहाँ पर एपिकल साइड है। तो हमने एपिकल साइड और बेसोलेटरल साइड देख लिया है। अब हम देखेंगे कि दो जो ट्रांसपोर्टर है, एक एनआईएस है और एक पेंड्रीन है, वो कहाँ होते हैं और उनका काम क्या है, उसके बाद में ये अच्छी तरह समझ में आएगा। सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर एक है पेंड्रीन। सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर है वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो ट्रांसपोर्टर होता है वो डायरेक्टली एटीपी का यूज नहीं करता है, इनडायरेक्टली एटीपी का यूज करता है। इनडायरेक्टली मीन्स जो सोडियम का ग्रेडियंट बनेगा उसी के कारण ही आयोडाइड ब्लड से सेल्स में आएगा। तो एनआईएस कहाँ है, बेसोलेटरल साइड है। पेंड्रीन कहाँ है, एपिकल साइड है या ल्यूमन वाली साइड है। पेंड्रीन है वो एनाइन एक्सचेंजर है। एनाइन एक्सचेंजर मीन्स आयोडाइड को सेल से ल्यूमन वाली साइड में डालता है और क्लोराइड को ल्यूमन से सेल्स में डालता है। पेंड्रीन एपिकल साइड होगा, एनआईएस से बेसोलेटरल साइड होगा, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है, एटीपी का इनडायरेक्टली यूज करता है, सोडियम ग्रेडियंट के द्वारा आयोडाइड को ब्लड से सेल्स में भेजता है। तो हमने एनआईएस देख लिया, पेंड्रीन देख लिया, एपिकल साइड देख लिया, बेसोलेटरल साइड देख लिया। अब ये देखेंगे कि जो हार्मोन थायराइड हार्मोन का जो सिंथेसिस है उसका इनिशिएशन कहाँ से होता है, स्टार्टिंग में क्या होगा। स्टार्टिंग में टीएसएच हार्मोन यहाँ शो किया गया है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये ही स्टार्टिंग करवाएगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसी से बनेगा थायरोग्लोबुलिन। यहाँ पर मैंने एचपीटी एक्सिस शो किया है। ये कुछ नहीं है, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी थायराइड इन तीनों का रिलेशन ही है। जो हाइपोथैलेमस है इसमें यहाँ शो किया गया टीआरएच जो रिलीज हो रहा है, ये पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई होते हैं, उससे टीआरएच रिलीज होता है। टीआरएच बाद में पिट्यूटरी में जाता है, पिट्यूटरी से टीएसएच रिलीज होता है। तो पिट्यूटरी से टीएसएच रिलीज हो गया, उसके बाद में ये टीएसएच ब्लड के थ्रू थायराइड के सेल्स के पास जाता है और ये टीएसएच रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है। यहाँ पर ये टीएसएच आ रहा है ब्लड के थ्रू, ये टीएसएच है, ये पॉइंट जो शो किए गए टीएसएच है, ब्लड के थ्रू आया और ये जो सेल्स है, सेल्स पर ये ग्रीन कलर का टीएसएच रिसेप्टर है, इससे बाइंड हो गया। ये ब्लैक कलर का पॉइंट ये टीएसएच रिसेप्टर है, ये ब्लैक पॉइंट टीएसएच है, तो टीएसएच रिसेप्टर से बाइंड हो गया। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हुई टीएसएच का आना और टीएसएच रिसेप्टर से बाइंड होना। और टीएसएच रिसेप्टर कहाँ मिलेगा, थायराइड सेल्स पर मिलेगा, उससे बाइंड होगा टीएसएच। और टीएसएच आ रहा है थायराइड ये पिट्यूटरी से। और टीएसएच क्यों आ रहा है पिट्यूटरी से, क्योंकि टीआरएच रिलीज हो गया है हाइपोथैलेमस के पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से। टीआरएच रिलीज हुआ, टीआरएच ने पिट्यूटरी से टीएसएच रिलीज करवाया और टीएसएच है वो थायराइड की सेल्स के पास गया और टीएसएच रिसेप्टर से बाइंड हो गया। तो ये हुआ इनिशिएशन कि यहाँ से स्टार्टिंग होगी। तो हमने एनआईएस, पेंड्रीन, एपिकल साइड, बेसोलेटरल साइड ये देख लिया है, इनिशिएशन कैसे होगा ये देख लिया है। अब ये जो टीएसएच है ब्लड के थ्रू थायराइड की सेल्स के पास बाइंड हो गया टीएसएच से, उसके बाद में जी प्रोटीन होता है उसको एक्टिवेट कर देता है, जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन। जी प्रोटीन क्या करेगा, एक एंजाइम होता है पीके एंजाइम, उसको एक्टिवेट कर देता है। जी प्रोटीन जब जी प्रोटीन से जीटीपी बाउंड होता है तो ये एक्टिवेट होता है, और जीडीपी बाउंड होगा, जीडीपी ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट बाइंड होगा तब ये एक्टिवेट नहीं होगा। तो जीटीपी बाउंड है तो ये ऑन है, अगर जीडीपी बाउंड है तो ये ऑफ है। अगर ये एक्टिवेट हो गया, जीटीपी बाउंडिंग कंडीशन में एक्टिवेट है, तो एडेनोलाइट साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा जिससे एटीपी से सीएमपी बन जाएगा। जी प्रोटीन एक्टिवेट हुआ, एसी एंजाइम एडेनोलाइट साइक्लेज को एक्टिवेट किया, एटीपी से सीएमपी बना और सीएमपी से
प्रोटीन काइनेज एंजाइम एक्टिवेट हो गया और वो एंजाइम न्यूक्लियस में चला जाता है, न्यूक्लियस में जाकर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करता है। कैसे करेगा? यहाँ पर फॉस्फेट ऐड करेगा, रेड पॉइंट में फॉस्फेट ऐड हो रहा है, फॉस्फेट ऐड हो गया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से, तो फॉस्फोरिलेशन हो गया। ये फॉस्फोरिलेशन क्यों हुआ? क्योंकि पीके एंजाइम ने फॉस्फेट ऐड किया। पीके एंजाइम एक्टिवेट क्यों हुआ? क्योंकि सीएमपी का लेवल ज्यादा हो गया। सीएमपी क्यों बना? एटीपी से बना। किसने बनाया? एडिनालाइट साइक्लेज ने बनाया। एडिनालाइट साइक्लेज एंजाइम है वो जी प्रोटीन के कारण एक्टिवेट हुआ। जी प्रोटीन एक्टिवेट कब हुआ? जब इसके साथ जीटीपी बाउंड है तब हुआ। और जी प्रोटीन एक्टिवेट क्यों हुआ? क्योंकि रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया। रिसेप्टर कौन है? टीएसएच रिसेप्टर, ये ग्रीन कलर का। ये रिसेप्टर एक्टिवेट क्यों हुआ? क्योंकि इसके साथ है टीएसएच हार्मोन बाउंड हो गया। और टीएसएच हार्मोन कहां से आया? पिट्यूटरी से आया। पिट्यूटरी से क्यों आया? क्योंकि टीआरएच हाइपोथैलेमस से आया था, देख लिया हमने। तो ये जो सिग्नलिंग है, पीके एंजाइम ने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट किया फॉस्फेट ऐड करके, और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक पर्टिकुलर एंजाइम से बाइंड होगा। ये डीएनए शो किया गया है, डीएनए में एक पर्टिकुलर एंजाइम होगा, उससे ये बाइंड होगा और वो जीन एक्टिवेट हो जाएगा। और वो जीन है, उस पर्टिकुलर जीन का डुप्लीकेशन होगा जिससे डीएनए बनेगा, यानी कि रेप्लिकेशन हो गया। और रेप्लिकेशन के बाद में ट्रांसक्रिप्शन होगा जिससे उस जीन का एमआरएनए बन जाएगा, यानी कि रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन हो गया न्यूक्लियस में। और वो एमआरएनए बनने के बाद में न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। ये देखो एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आ गया। एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आ जाता है। उसके बाद में दो घटनाएं होती है। यहाँ तो एमआरएनए फ्री राइबोसोम के थ्रू प्रोटीन बनवाए, यहाँ राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू प्रोटीन बनाए। यहाँ तो वो आरईआर का यूज करके प्रोटीन बनाएगा, यहाँ फ्री राइबोसोम का यूज करके प्रोटीन बनाएगा। अगर फ्री राइबोसोम का यूज करके प्रोटीन बनाएगा तो साइटोसोलिक प्रोटीन बनेगा। अगर आरईआर का यूज करके प्रोटीन बनाएगा तो सिक्रीटरी प्रोटीन बनेगा। तो यहाँ पर आरईआर है, इसका मतलब सिक्रीटरी प्रोटीन बनेगा। सिक्रीटरी का मीन सेल्स के बाहर जाएगा, सेल्स के बाहर रिलीज होगा, क्योंकि यहाँ तो रिलीज करना ही है सेल्स के बाहर प्रोटीन। वो प्रोटीन ये ब्लैक कलर का पॉइंट है, ये थायरोग्लोबुलिन ही प्रोटीन है वो। तो एमआरएनए आरईआर का यूज करके, आरईआर में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मींस ईआर के ऊपर राइबोसोम है, जिससे प्रोटीन बन गया। यहाँ ईआर के में प्रोटीन बना, उसके बाद में प्रोटीन की फोल्डिंग हुई ईआर में, और डाइसल्फाइड बॉन्ड का भी फॉर्मेशन होता है ईआर में। ईआर से वो प्रोटीन गोल्जी में जाता है, गोल्जी में प्रोटीन की पैकेजिंग और प्रोसेसिंग होती है। गोल्जी से सिक्रीटरी वेसिकल्स, एस भी कहता है, सिक्रीटरी वेसिकल्स में जाएगा और सेल्स के बाहर रिलीज हो जाएगा, सीक्रेट हो जाएगा। रिलीज यहाँ सीक्रेट हो गया, ये ब्लैक कलर के पॉइंट है, ये थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन आ गया है। कैसे आया? हमने सिग्नलिंग देख ली है, इसके थ्रू ये प्रोटीन थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन आ गया है। कहाँ आ गया है? ल्यूमन में आ गया है। ल्यूमन किस साइड है? एपिकल साइड, क्योंकि ये देख लिया था ये एपिकल साइड है। ये बेसोलेटरल साइड है। बेसोलेटरल साइड पर एक तो टीएसएच रिसेप्टर है, एक एनआईएस सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर है जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है, जो कि एटीपी का इनडायरेक्टली यूज करता है, ये भी देख लिया। पेंड्रीन है वो ल्यूमन साइड है, या एपिकल साइड है। एपिकल साइड को ल्यूमन साइड कहते हैं, यहाँ कोलोइड भरा रहता है। अब ये जो प्रोटीन आ गया है इसी को थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन कहते हैं। अब आगे एक चीज और देखनी है कि ये जो एपिकल है, एपिकल साइड है, यहाँ पर एक एंजाइम रहता है टीपीओ, थायराइड प्रोक्सीडेज एंजाइम। टीपीओ है थायराइड प्रोक्सीडेज एंजाइम। अब आगे का काम सारा ये एंजाइम करेगा। यहाँ पर थायरोग्लोबुलिन आ गया है, बाकी काम इस एंजाइम का है। अब हमने देख लिया था कि सोडियम है वो ब्लड से सेल्स में आया। कौन लाया? सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर। सिम्पोर्टर का मीन्स दोनों आयन साथ साथ जा रहे हैं एक डायरेक्शन में, इसलिए सिम्पोर्टर कहते हैं। और सोडियम ग्रेडियंट के थ्रू ये आयोडाइड यहाँ आ रहा है ब्लड से सेल्स में, और इनडायरेक्टली सोडियम ग्रेडियंट का यूज करके आयोडाइड सेल्स में आ गया। अब ये आयोडाइड पेंड्रिन के थ्रू एपिकल साइड या ल्यूमन में आ गया, और क्लोराइड है वो ल्यूमन से सेल्स में आ गया। तो आयोडाइड आ गया है। आयोडाइड आने के बाद में ये आयोडाइड है आयोडीन में चेंज हो जाएगा। आयोडाइड आयोडीन में चेंज होगा, फिर आयोडीन है ये थायरोग्लोबुलिन से बाइंड होगा, फिर कपलिंग रिएक्शन होगी। ये सारा काम टीपीओ एंजाइम करेगा। टीपीओ एंजाइम तीन काम करता है यहाँ, एक तो ऑक्सीडेशन करता है, एक आयोडीनेशन करता है, एक कपलिंग करता है। ऑक्सीडेशन आयोडाइड से आयोडीन बनाना, आयोडीनेशन आयोडीन को ऐड करना। ऐड कहाँ करेगा? ये थायरोग्लोबुलिन होता है, यहाँ आयोडीन ऐड मैंने ऐड कर रखे हैं, ये ऐड बाद में होते हैं, और बाद में कौन करता है? टीपीओ करवाता है। यहाँ तो पहले तो ये सीधा थायरोग्लोबुलिन होता है, जिसके अंदर ये रेड पॉइंट है ये टायरोसिन होते हैं, मीन्स टायरोसिन एमिनो एसिड से बना हुआ ये प्रोटीन होता है, और आयोडीन बाद में ऐड होता है। तो आयोडीन बन गया है ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा। ऑक्सीडेशन किसने किया? टीपीओ ने किया। तो पहला काम है आयोडाइड से आयोडीन बनना, ऑक्सीडेशन हुआ, किसने किया? टीपीओ ने। दूसरा काम है आयोडीन को ऐड करना टायरोसिन रेजिड्यू पर। ये थायरोग्लोबुलिन के ऊपर ये रेड पॉइंट है, ये टायरोसिन है, टायरोसिन के ऊपर ऐड कर देगा आयोडीन को। कौन करेगा? वो भी टीपीओ करेगा। अब ये ऐड किया, ये टायरोसिन पर ऐड कर दिया, यहाँ भी आयोडीन ऐड हुआ, यहाँ भी हुआ, इसको कहेंगे डाई आयोडो टायरोसिन। ये भी डाई आयोडो टायरोसिन है।
ये एक जगह आयोडीन ऐड किया है, इसलिए मोनो आइडोटायरोसिन। ये डाई आइडोटायरोसिन ऐड करने वाला एंजाइम टीपीओ ही है, जो कि आयोडीन को ऐड कर रहा है। उसके बाद में जो एंजाइम ऐड हो जाएगा, उसके बाद में कपलिंग रिएक्शन होती है। कपलिंग में क्या होता है, जो डीआईटी डाई आइडोटायरोसिन और डाई आइडोटायरोसिन दोनों मिलेंगे तो T4 हार्मोन बनेगा। डीआईटी और एमआईटी मोनो आइडोटायरोसिन या डाई आइडोटायरोसिन मिलेंगे तो T3 बनेगा। तो यहाँ T3 और T4 ये चारों जुड़ गए तो T4 हार्मोन, ये तीनों जुड़ेंगे आयोडीन तो T3 हार्मोन, ये T4 हो गया, ये T3 हुआ। ये थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन पर बाउंड कंडीशन में ही रहेंगे। तो अब ये हुआ कि हार्मोन बन गया है, थायरोग्लोबुलिन के साथ बाउंड कंडीशन में है, और ये कोलोइड थायरोग्लोबुलिन के साथ T3 T4 बाइंडिंग कंडीशन में, इसलिए इसको कोलोइड कह रहे हैं। अब ये यहाँ से हार्मोन एंडोसाइटोसिस के द्वारा सेल्स में जाएगा वापस। एंडोसाइटोसिस का अर्थ है कि यहाँ का जो केमिकल है वो सेल्स में जाएगा, एंडोसाइटिक वेसिकल बनेगी जो लाइसोसोम से फ्यूज होगी। लाइसोसोम उस थायरोग्लोबुलिन को डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट करने के बाद में T3 और T4 फ्री हो जाएंगे, और MIT और DIT ये भी अलग हो जाएंगे। इनका बाद में रिसाइकिल हो जाएगा, जिससे टायरोसिन और आयोडाइड है वो अलग हो जाएंगे। रिसाइकिल करने के लिए एक एंजाइम होता है डीआयोडीनेज, जिससे आयोडाइड और टायरोसिन अलग हो जाएंगे और इसका रिसाइकिल हो जाएगा, मीन्स दोबारा काम में आ जाएंगे। और T3 T4 अलग हो गए, क्योंकि ये थायरोग्लोबिन एंडोसाइटोसिस के द्वारा यहाँ आ गया था इस सेल में, और लाइसोसोम ने डाइजेस्ट कर दिया, जिससे T3 T4 अलग हो गए। अब ये सेल से ब्लड में आ जाएगा। ब्लड में आने के बाद में फ्री फॉर्म में नहीं ये मूवमेंट करेगा, यहाँ पर एक प्रोटीन आएगा TBG, थायरोक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि लीवर सिंथेसाइज करता है। ये प्रोटीन ब्लड में आएगा, और ये T3 T4 रेड पॉइंट है, ये T3 T4 है, ये TBG से बाइंड हो जाएंगे, और बाइंड होने के बाद में बाइंड फॉर्म में ही ब्लड में फ्लो करेंगे। अगर ये बाइंड नहीं होगा TBG से, T3 T4 TBG से बाइंड नहीं होगा तो T3 T4 डिग्रेड हो जाएंगे, इसलिए TBG से बाइंड हो जाते हैं। थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन कहते हैं TBG को, उससे बाइंड हो गए, और जहां भी ये ब्लड में सर्कुलेट करेंगे और जहां भी इसका टारगेट ऑर्गन है, टारगेट ऑर्गन जैसे मैंने टारगेट ऑर्गन शो किया गया, वहां ये जाएंगे, टारगेट ऑर्गन पर जाएंगे और बाइंड होंगे, और वहां उस पर्टिकुलर जीन को एक्टिवेट करेंगे, और T3 T4 अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है कि T3 ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि T3 की एफिनिटी रिसेप्टर से बहुत ज्यादा है, इसलिए एक्टिव ज्यादा है। T4 है वो स्टोर्ड फॉर्म में रहता है, ये कम एक्टिव है। तो यहाँ जो थायरोग्लोबुलिन था उसमें बाउंड कंडीशन में T3 भी है और T4 भी है। 4 आयोडीन वाला ये T4 है और 3 आयोडीन वाला T3 है, और ये एंडोसाइटोसिस के द्वारा सेल्स में जाएगा, जहां एंडोसाइटिक वेसिकल लाइसोसोम से फ्यूज होगी, डाइजेस्ट होगा, T3 T4 फ्री हो जाएंगे, ब्लड में आ जाएंगे, और TBG प्रोटीन के साथ बाउंड होकर बाउंड कंडीशन में फ्लो करेंगे, और पर्टिकुलर ऑर्गन में अपने टारगेट ऑर्गन है वहां पर जाकर जीन को एक्टिवेट करेंगे और अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो ये हमने थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस देख लिया है। इससे पहले एक वीडियो और डाला गया है, जो थायराइड ग्लैंड के ओवरव्यू का वीडियो है, वो वीडियो देखने के बाद में ये वीडियो देखेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। थैंक्स।